तो जैसा कि आपने देखा, भारतीय नदी प्रणाली की अगर हम बात करें तो भारतीय नदी प्रणाली को दो भागों में बांटा गया। देखिए, भारतीय नदी प्रणाली का ये पहला भाग है और ये दूसरा भाग है। तो भारतीय नदी प्रणाली की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हम नदी की बात करें तो भारतीय नदियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है बारहमासी नदियां और एक होती है बरसाती नदियां। जो बरसाती नदियां होती हैं सिर्फ वर्षा ऋतु में ही उनमें जल भराव होता है, और जो बारहमासी नदियां होती हैं उन नदियों में सालों भर पानी भरा रहता है, और उसका सबसे बड़ा कारण है ग्लेशियर का होना। ग्लेशियर से निरंतर जल निकलता है और नदियों में भरते रहता है। तो अगर हम पूरे भारतीय नदी प्रणाली को बांटें तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयी नदी, यानी इसे हम उत्तर भारत का अपवाह कह सकते हैं या हिमालयी नदी कहेंगे, और दूसरा है प्रायद्वीपीय नदी या दक्षिण भारत का अपवाह के नाम से इसको जानते हैं। हिमालयी नदियों को तीन भागों में बांटा गया। पहला है आपका सिंधु नदी, दूसरा है गंगा नदी और तीसरा है ब्रह्मपुत्र नदी। तो सिंधु नदी तंत्र अगर हम बात करें तो भारत में उत्तर की तरफ, अगर हम मध्य भारत की अब बात करें तो मध्य भारत में जो अपवाह रहेगा वो गंगा नदी तंत्र का, और ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो पूर्वी भारत या पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। जिसमें अगर हम बात करें तो इसमें अरुणाचल प्रदेश आ जाएगा, आपका असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश असम के ये मुख्य भाग। गंगा नदी तंत्र की बात करें तो इसमें आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बिहार, बंगाल, ये भारतीय राज्य के मुख्य अपवाह होंगे। इसमें नदी अपना सिंचाई करेगी। और सिंधु की बात करें तो जम्मू और कश्मीर, उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब और हिमाचल, तो इन राज्यों में सिंधु नदी तंत्र, और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और ये पश्चिम बंगाल की बात करें तो गंगा नदी तंत्र, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, अरुणाचल प्रदेश और असम की नदियां, ये तीन तंत्र आपको मुख्य रूप से पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंधु नदी तंत्र को खत्म करेंगे। 1 2 3 तीन वीडियो में तीनों तंत्र को खत्म करेंगे। हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे निरंतर। उसके बाद बोला प्रायद्वीपीय नदियां, जिसे हम दक्षिण भारत का अपवाह कह सकते हैं। तो दक्षिण भारत के अपवाह को दो भागों में, पहला पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां और दूसरी हो गई सहाद्री, जिसे हम असल में पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है सहाद्री, लेकिन पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को हम सहाद्री कहते हैं। तो सहाद्री बोलेंगे या विंध्याचल पर्वत से निकलने वाली नदियां। पश्चिमी घाट की नदियों का अगर हम डिवाइड करें तो ये कौन कौन सी नदियां हैं जो मुख्य अपवाह बनती हैं, तो कृष्णा नदी तंत्र बोलेंगे, गोदावरी नदी तंत्र बोलेंगे, कावेरी नदी तंत्र बोलेंगे, पिन्नार नदी तंत्र बोलेंगे। तो ये जो आपकी चार प्रमुख जो नदी तंत्र हैं, ये चारों नदी तंत्र पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। उसके बाद विंध्याचल से उद्गम नदियों की बात करें तो इसमें गोदावरी नदी तंत्र, नर्मदा नदी तंत्र और तीसरी आपकी तापी नदी तंत्र या ताप्ती नदी तंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें तो इस फ्लो चार्ट में भारतीय नदियां दो भागों में है, हिमालयी नदी, प्रायद्वीपीय नदी। उसके बाद हिमालयी नदियां तीन भागों में, गंगा सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय नदियां दो भागों में, पश्चिमी घाट नदी तंत्र और दूसरा विंध्य क्रम की नदियां या विंध्याचल से निकलने वाली नदियां या सहाद्री नदियां। पश्चिमी घाट की नदियों की जो अगर हम तंत्र की बात करें, कृष्णा नदी तंत्र, गोदावरी नदी तंत्र, कावेरी और पिन्नार। सहाद्री और विंध्याचल की बात करें तो महानदी, नर्मदा और ये ताप्ती नदियां हैं। आइए कुछ मुख्य बिंदुओं को देखें। तो हिमालयी अपवाह की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर भारत से निकलने वाली नदियों का उद्गम स्रोत। तो उद्गम स्रोत जो है वो हिमालयी है, हिमालय से ये नदियां निकलती है।
दक्षिण भारत की नदियों से बिल्कुल अलग होती है। दक्षिण भारत की जो नदियां होती हैं वो बरसाती नदियां होती हैं और उनका एक निश्चित मार्ग है। लेकिन सिंधु, आपका गंगा और ब्रह्मपुत्र, इनसे ये जो नदियां हैं, या यूं बोलें सामूहिक रूप से, तो हिमालय से निकलने वाली नदियों का जो बहाव है, अपवाह है, वो निरंतर बदलते रहता है। और जो आपका दक्षिण भारत की नदियां हैं, इन नदियां अपने पूर्व यानी कि पूरे नीतल पे, अपने तल पे वो पहुंच चुकी हैं और इनका फिक्स बहाव है। जिस मार्ग में बह रही हैं निरंतर उसी मार्ग में बहेंगी, इनके मार्ग में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन हिमालय से निकलने वाली नदियों का बदलाव होगा, उनमें बदलाव होगा, वो बदलेंगी, वो मार्ग बदलेंगी, मार्ग बदलती है बाढ़ लाती है। तो इस प्रकार से दक्षिण भारत की नदियों से यह नदियां उत्तर भारत की भिन्न हो जाती हैं। अपर्दन के कारण, देखिए अपर्दन का मतलब क्या है। जो नदियां पर्वतों से निकलती हैं, पर्वतों से निकलकर अपने साथ मलबे, पत्थरों के अंश, मिट्टी के अंश वो बहा कर ले आती हैं, कटाव करके ले आती हैं, और जैसे मैदानी भाग में उतरती हैं तो ये धीमी पड़ जाती है। इस अवस्था को हम उसको धीमा ही कहेंगे, धीमी पड़ जाती है। धीमे पड़ने कारण जो इस नदियों में अवशेष होते हैं, मिट्टी, कंकड़, पत्थर, वो जमना शुरू हो जाते हैं और जमने के कारण नदियों का बहाव धीमा पड़ जाता है और इस प्रकार से नदियां वहां से मुड़ जाती हैं, अलग हट जाती हैं और इस प्रकार से मैदानों का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, तो ये 12 मासी नदियां हैं। बिल्कुल, हिमालय से निकलने वाली सारी नदियां 12 मासी नदियां हैं और इनमें इन्हें वर्षा का जल भी प्राप्त होता है और हिमनद से भी निकलने वाला जल प्राप्त होता है। भी आकार की घाटियां, देखिए हिमालय तंत्र की जो नदियां हैं वो भी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। अगर हम उनकी आकृति की बात करें तो ये भी आकार की घाटी का निर्माण करती हैं, यानी कि इस प्रकार की घाटी का निर्माण करती है, इस प्रकार की ये घाटी का निर्माण करती है और यहां से नदियां अपना ये बहती हैं। ठीक है, चट्टानों को काट कर गुजरती हैं। शिप्रिकाएं छोटी छोटी पतली पतली नलिका रूप में, जो अगर हम बात करें तो इस प्रकार से ये शिप्रिकाओं का निर्माण करती हैं। जलप्रपात की बात करें तो अगर ये पहाड़ हैं तो उनसे गिरने वाले जो जल हैं, वाटरफॉल, जलप्रपात का निर्माण करती हैं। मैदानों में प्रवेश कर समतल घाटियां बनाती हैं। गोखुर झील का निर्माण करती है। गोखुर झील मतलब जैसे ये नदियां पहाड़ से उतरती हैं। अगर हम बात करें तो ये पूरा पर्वत, ये पर्वत से उतरी, उसके बाद ये आगे बढ़ी, ये नदियां आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद इनका मार्ग कई बार इस प्रकार से भी हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इनका मार्ग हो जाता है। तो ये अपने साथ नदियां लेकर आए और यहाँ पे इस प्रकार की जो नदियां हैं ये गोखुर झील का निर्माण करती हैं। गोखुर झील, और ये जो टर्न लेती है इस टर्न को विसर्प कहते हैं, यानी कि एकदम से मुड़ जाना, अपने मार्ग पर एकदम से मुड़ जाना, ये कहलाता है आपका विसर्प कहलाता है नदियों का। फिर ये नदियां ही गोखुर झील का निर्माण करती हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, गोखुर झील का निर्माण अगर होता है तो गोखुर झील का निर्माण सर्वाधिक उत्तर भारत में ही होता है। इसके बाद ये समतल मैदानों में जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार यह डेल्टा का निर्माण करती है। तो डेल्टा की अगर हम बात करें तो त्रिभुजाकार आकृति, त्रिभुजाकार आकृति होती है। डेल्टा की त्रिभुजाकार आकृति, यानी कि नदियां जब अपने वृद्धावस्था में यहाँ पे जहां से उद्गम होता है वहां पे वो रहती है एकदम यंग, यहाँ आकर वो जो है वो धीमी पड़ती है और आगे जाकर बिल्कुल जब वो शांत हो जाएंगी, जब वो डेल्टा का निर्माण करेंगी तो वृद्धावस्था में पहुंचकर डेल्टा का निर्माण करती है। तो इस प्रकार ये कह रहे हैं कि गोखुर झील बाढ़ पीड़ित मैदान, बिल्कुल ये नदियों के मुंह पर जब अवशेष जमा होगा, जब अवशेष जमा होगा नदी अपना मार्ग बदलेगी और मार्ग बदलेगी तो उस समय बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। फिर कहता है गुम्फित वाहिकाएं, पतली पतली गुफानुमा, और उसके बाद डेल्टा बनाती है।
हिमालय क्षेत्र में विसर्ग बनाती हैं। बिल्कुल मैंने पहले ही आपको बता दिया भाई ये नदियां हिमालय क्षेत्र में विसर्ग बनाती हैं, एकदम टर्न लेती है। जैसे हम उदाहरण के रूप में ब्रह्मपुत्र नदी को ले सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है यह विसर्ग बनाती है नामचाबरवा, नाम चाबरवा पर्वत को काटने के पहले एकदम से मुड़ती है और एकदम से टर्न लेती है, इसको विसर्ग कहते हैं। ये नदियां अपना मार्ग बदलती रहती हैं, जैसे कोसी, कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। कोसी नेपाल से निकलती है संभवतः और तेज धार लेकर निकलती है। कई धाराओं से मिलकर कोसी का निर्माण होता है और यही कोसी नदी अपने साथ मलबे कचरे को पहाड़ों से लेकर नीचे मैदानों में आती है और वो कचरे जब मुंह पर जमा हो जाते हैं तो ये अपना मार्ग बदल के अन्य मार्ग में प्रवेश कर जाती है और इस अन्य मार्ग में प्रवेश करने के कारण ही सामने उस किनारे बसे हुए गांवों में पानी यानी जल भरा होता है, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। तो यही कारण है कि कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो इस बात को एक एक बात को वीडियो पॉज करके उसे नोट कर ले, कॉपी में एकदम असाइनमेंट बना ले बढ़िया। फिर कहता है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति का काल। देखिए ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति का काल हम यूं ब्रह्मपुत्र नदी ना कह के इसे इंडो ब्रह्म नदी कहें। ब्रह्मपुत्र नदी की जगह पर इसे हम क्या कहेंगे, इंडो ब्रह्म नदी कहें। इंडो ब्रह्म नदी का मतलब क्या है कि पहले गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु तीनों को मिलाकर इंडो ब्रह्म कहा जाता था और ये नदी का उत्पत्ति काल मायोसीन काल माना जाता है। पोटवार पठार या दिल्ली रीच, इन पोटवार पठार या दिल्ली रीच को सिंधु गंगा जल विभाजक के रूप में, और कहा जाता है कि प्लीस्टोसीन काल में इसकी पोटवार पठार या दिल्ली रीच की उत्पत्ति हुई और उसने गंगा और सिंधु नदी के जल को बांट दिया। गंगा आ गई इधर उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ बहते हुए बंगाली खाड़ी में गई और सिंधु जो है वो पाकिस्तान होते हुए कराची से पूरब की तरफ बहते हुए वह अरब सागर में गिर गई। फिर कहता है ये कि परवर्ती नदियां, देखिए पूर्ववर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदियां और उसके बाद तीसरी नदी है परवर्ती नदियां। तो परवर्ती नदियों की बात करें, जो नदियां समकोण पर मिलने वाली नदियों, जैसे कई नदियां हैं जिसके समकोण पर आकर कुछ नदियां उसकी सहायता करती है, एकदम समकोण पर आकर में, जैसे गंगा और यमुना में समकोण पर आकर मिलने वाली नदियां जो होती हैं प्रवर्ती नदियां कहलाती है। और इन नदियों की श्रेणी में आती है चंबल, सिंधु, बेतवा और सोन। तो ये नदियां चंबल भी सिंधु भी, अब ये सिंधु वो वाली नहीं जो सिंधु नदी तंत्र, ये छोटी सी नदी है, और ये बेतवा सोन ये सभी नदियां जो हैं ये सीधा समकोण पर, मतलब अगर नदी कोई बह रही है सीधा जाकर धाए से टकराएगी एकदम, और ऐसा लगेगा जैसे कि 90 डिग्री के कोण पर आकर यह मिल रही हो समकोण पर। जैसे ये गंगा नदी जा रही है और इधर से सोन नदी आ रही है और सोन नदी आकर पटना के समीप दीघा के पास सीधा आकर गंगा नदी मिलती है, तो समकोण पर मिलती है ऐसी नदियां प्रवर्ती कहलाती हैं। इस प्रकार से ये ध्रुमाकृतिक अपवाह, ध्रुमाकृतिक अपवाह की बात करें तो ऐसा होता है एक जालनुमा, एक वृक्षाकार, ऐसा फील होगा कि एक वृक्षाकार ऐसे नदियों का संगम होता है, उसको ध्रुमाकृतिक अपवाह के नाम से। अब देखिए इसको याद भी कर सकते हैं, डेंड्रेटिक, जैसे बालों में डेंड्रफ होता है ना, वैसे ही डेंड्रेटिक, जैसे बाल हैं हमारे पतले 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 महीन महीन, वैसे ही ध्रुमाकृतिक जो ड्रेनेज है ये वृक्षानुमा अपवाह कहलाता है। जालीनुमा अपवाह क्या कहलाता है, ऐसा आयताकार रूप, प्रतिरूप या संरचना जिसका बोल सकते हैं नियंत्रित सेट है और ये भी समकोण पर आकर मिलती है, पतली पतली जलधाराएं आकर मिलती हैं, छोटी 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 नदियां मिलती है। समानांतर अपवाह की बात करें तो ऐसी नदियां जो समानांतर बहती है, समानांतर बहते हुए, जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम क्या ले सकते हैं, हिमालय के पीछे यानी कि तिब्बत से निकलने वाली नदियां, जिसमें हम सिंधु ले लें, सतलज ले लें और ब्रह्मपुत्र ले लें, तो ऐसा माना जाता है कि सिंधु नदी और सतलज नदी ये दोनों पैरेलल बहती है तिब्बत में। 400 किलोमीटर तक सतलज नदी और सिंधु नदी साथ साथ बहती हैं।
एक तरफ सिंधु बह रही है और दूसरी तरफ सतलज बह रही है 400 किलोमीटर तक। 400 किलोमीटर के बाद सिंधु नदी भारत में प्रवेश कर जाती है लेह लद्दाख के पास। और सतलज नदी सिपकिला दर्रा बोल सकते हैं, रोहतांग दर्रा, या यूं बोले कि हिमाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये पैरेलल बहने वाली नदियां होती हैं, समानांतर अपवाह इसी को कहते हैं। और ये प्रतिरूप, जैसा कि आपने किसी पहिए में मान लीजिए साइकिल का पहिया, उसमें तार लगे होते हैं ऐसे, और ये संरचना जिसमें दिखाई देती है और ये प्रतिरूप आता है इंडो ब्रह्म नदी। देख लीजिए, ये बिल्कुल इंडो ब्रह्म नदी की बात करें तो पश्चिम में सिंधु, इंडो ब्रह्म नदी पश्चिम की तरफ चली गई सिंधु नदी, मध्य में आ गई गंगा और पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन नदी के बारे में पूरी डिटेल आपकी जानकारी दुरुस्त हो जाएगी, पूरी डिटेल जानकारी होगी, अच्छे से डिटेल आपको मिलते रहेंगे। आप एक एक पॉइंट नोट कर लें। और नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा वो सिंधु नदी तंत्र का होगा। फिर हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ेंगे, गंगा नदी तंत्र पढ़ेंगे और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय नदी पढ़ेंगे, और एक एक नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में पूरा प्रश्न डील हो सके। तो निरंतर हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों तक भेजें इसे, हमारे चैनल को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा।